ख़वातीन हज़रात, बड़े सगीर का सबसे बड़ा अदाकार जिसने एक्टिंग में रियलिज्म की बुनियाद रखी और एक्टिंग के डायनेमिक्स बदल के रख दिए, शायद ही कोई अदाकार हो जो उनसे मुतासिर ना हो। ख़वातीन हज़रात, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली, द लेजेंड हिमसेल्फ, दिलीप कुमार। आज सुपर ओवर दिलीप कुमार साहब की 100th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे असगर नदीम सैयद साहब, अब्दुल रऊफ साहब एंड मेजर कुकी। असीर दर्द मोहब्बत, जिया जिया ना जिया, एक सांस का झगड़ा, लिया लिया ना लिया। अरे जिया 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 क्या यार, आपने सारा शेर का वजन और मजा ही किरकिरा कर दिया है। और बाय द वे ये शेर उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक के ऊपर उनकी हैंड राइटिंग में लिखा गया है। बट हमारी को तबीनी पर शक मत किया करो। भले ही दिलीप साहब ने मुगल आजम में हमें टफ टाइम दिया है, लेकिन आज भी हम उनके परस्तारों में शामिल हैं। खुदा आज आपने अजीम फनकार को खराज तहसीन पेश करने का एहतमाम करके नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दिल जीत लिया है। इंसाफ की इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। आज हद अदब लागू नहीं है। तुसी कल ना आओ। रऊफ साहब, 20वीं सदी को दिलीप कुमार की सदी कहा जाता है। उनके जाने के बाद दुनिया ने क्या खोया? सब कॉन्टिनेंट में मेथड एक्टिंग जिसको कहा जाता है, अदाकार की जो कोशिश होती है कि किरदार की इनर वॉइस को, अंदर की आवाज़ को पूरी तरह समझते हुए एक्टिंग करे, तो वो दिलीप कुमार साहब का खासा था। और वो उसको बाकी लोगों ने फिर कॉपी किया है, उसके आने वाले लोगों ने। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में दिलीप कुमार का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अज़र साहब, दिलीप कुमार साहब को फिल्म का गालिब कहा जाता है। 78 ईयर्स तक वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे, लेकिन फिल्में उन्होंने सिर्फ 62 की। असल में मैं समझता हूँ कि तादाद इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती जितना एक ज़माने को इन्फ्लुएंस करना या इम्पेक्ट करना अहम होता है। क्या गालिब एक मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के वक्त वो एक ऐसे संगे मील पे है जहाँ एक नया ज़माना शुरू हो रहा है जी। और वहाँ उसने जो अपने थॉट्स से, अपनी फ़िक्र से दुनिया के मुख्तलिफ फ़नून को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया अपनी शायरी में, वो एक अलग एक जहान है। बिल्कुल। जहाँ तक दिलीप साहब का है, दिलीप साहब को भी वो ज़माना मिला जब अभी बड़े सगीर में फ़िल्म का आगाज़ हो रहा था और फिल्म को अभी अपने फुटप्रिंट्स बनाने थे। तो ऐसे मौके पर इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा फ़नकार उसे नसीब हुआ कि जिसने अपने कैरियर में कई बार अपने आप को री इन्वेंट किया, कई बार अपने आप को रिक्रिएट किया। जो उन्होंने अदाकारी में नए स्कूल दिए, उनमें से एक स्कूल के बारे में जावेद सदीकी, जो उनके बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने अभी खाका लिखा है साहब के नाम से, क्योंकि सायरा बानो उन्हें साहब कहती थी, तो उस नाम से उनका बड़ा खूबसूरत खाका है। उसमें वो लिखते हैं कि वाहिद फनकार है जिसने खामोशी को भी अदाकारी की जबान दे दी। क्या बात के खामोशी भी बोल रही है। बट मुगल आजम में यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार ने हमें टफ टाइम दिया। मेजर साहब, दिलीप कुमार साहब के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मुगल आजम थी, जो कि के आसिफ साहब ने डायरेक्ट की थी, जो आपके मामू थे। आपकी अगर दिलीप साहब से मुलाकात हुई तो जरा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं बचपन में बॉम्बे जाया करता था और एज ए चाइल्ड ही मैं उनको, जब खुद ज़ाती तौर पे बच्चा था जी, और उस वक्त उनकी एक बेहद खूबसूरत फिल्म दाग आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था पारो मेरी माँ मर गई। तो अक्सर शाम में दिलीप साहब, हम उनको यूसुफ भाईजानी कहते थे, इकट्ठे होते थे आसिफ साहब के यहाँ। दिलीप साहब के साथ मेरा एक और रिश्ता भी है कि मेरे बहनोई नासिर खान, वो भी एक एक्टर थे, वो उनके छोटे भाई थे, और मेरी मोमानी अख्तर जो हैं वो दिलीप साहब की छोटी बहन है जी। तो बचपन से एक घरेलू से ताल्लुकात से हमेशा से। एक बड़ी खूबसूरत बात उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी थी। एक खनसामा था आसिफ साहब का, उसका नाम था गदा हुसैन।
तो एक दिन उसने शामी कबाब का बड़े शौकीन थे और ये हमेशा खाने के बाद नीचे दूध वाले की दुकान थी, वहाँ से बलाई मंगा के फुलके के ऊपर एज अ स्वीट डिश दोनों खाते थे। नहीं जी, ये तो मैंने मेरे आंखों देखा हाल है। मलका तरन्नुम नूरजहान और दिलीप साहब जब लंदन में मिले थे और पूरी फैमिली भी वहाँ मौजूद थी, तो स्पेशली एक दिन पहले मलका तरन्नुम नूरजहान ने उनके लिए भुजिया बनाई थी, क्योंकि मैडम जो भुजिया बनाती थी और मुझे अभी तक जो याद है उनकी भुजिया, और दिलीप साहब इतने बड़े फ़ैन थे और स्पेशली जब वो आए थे तो उन्होंने पहली बात ही जब सलाम दुआ हुआ तो उन्होंने कहा मैं भुजिया बनाई है। तो वो इतने खुश हुए थे, क्योंकि वो ये भी नानो भी बड़ी फूडी थी और दिलीप साहब भी बड़े फूडी थे, तो हमारा तो वैसे भी होता है कि हर चीज़ का तो पहले खाना। पर जी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड कमल हसन, जिनके पास फिल्म के सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं, उनका कहना है अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा है तो वो दिलीप कुमार से सीखा है। अरे वाह, क्या बात है। एक लेजेंड ही दूसरे लेजेंड को अप्रिशिएट कर सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हर अच्छे एक्टर ने दिलीप कुमार को अपना गुरु माना है। इक्का दुक्का जिन्होंने नहीं गुरु माना वो हमेशा क्रिटिसाइज ही हुए हैं। सर, ये स्टारडम का लेवल क्या था? ये स्टारडम का लेवल वो था कि अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें उनसे पूछा गया कि आपसे पहले अदाकार जो हों या साथ के अदाकार जो हों उनके बारे में आपकी बात क्या कहेंगे उनके बारे में जी। तो अमिताभ बच्चन ने मुख्तलिफ अदाकारों के नाम ले दिए, राज कपूर का नाम लिया, पृथ्वीराज का नाम लिया, तो दिलीप कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो एंकर ने पूछा कि आपने दिलीप कुमार का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने कहा अपने अदाकारों का पूछा है, भगवान का नहीं पूछा। अरे क्या तो बात, ये उनका लेवल था। बाकी ये है कि इंटरनेशनली भी उनको रिकग्नाइज किया जाता था। डेविड लीन ने अपनी फिल्म में उनको ऑफर किया और एक फिल्म एलिजाबेथ टेलर के साथ डेविड लीन बनाना चाहते थे अलग से भी, जो मुगल ताज के बारे में थी। तो वो नहीं मुकम्मल हो पाई, नहीं बन पाई, तो अदरवाइज हम उनको देखते बड़ी स्क्रीन पे, मतलब हॉलीवुड के लेवल के ऊपर भी देखते। उनको एक दफ़ा डेविड लीन ने ऑफर किया था उमर शरीफ वाला रोल, जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी, जो डिक्लाइन कर दिया था दिलीप कुमार ने कि, और बाद में वो कहते हैं कि मुझे लगा कि उमर शरीफ ने मुझसे बेहतर किया है। बड़ी मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार का जो एक स्टाइल में थी इनकसारी बहुत कूट कूट के भरी थी कि एक स्टार ऐसा हो जिसकी 80% फिल्में हिट हों जी, और वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हों। पॉलिटिकली वो इतने अवेयर थे, क्रिटिकली वो चीज़ों को जानते थे, हर चीज़ के बारे में उन्होंने, जो सगीना महातो उनकी फिल्म है उसको आप देखें किस तरीके से उन्होंने अपने सब्जेक्ट को चुना है और किस तरीके से बनाया है। तो बहुत मतलब वो समझदार आदमी थे। और फिर मैं समझता हूँ एक और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है, वो हमारे दोस्त हैं शकील अहमद, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की बड़ी खिदमत की दिलीप कुमार ने, कि जिस लहजे में उन्होंने उर्दू को बोला है फिल्म के अंदर, अगर वो ना होता तो शायद वो लहजा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ख़राब हो जाता। जी, अमिताभ बच्चन का कहना है कि कोई भी स्कूल ऑफ एक्टिंग हो वो नहीं सिखा सकता जो दिलीप कुमार की एक्टिंग से इंसान सीख सकता है। आज उनकी टेक्निक मॉडर्न सिनेमा के लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि जो डिटेल दिलीप कुमार देते थे, या जो उसकी प्लानिंग करते थे, या जो अपने रोल को अंडरस्टैंड करते थे जिस तरह, और उसकी न्यूएंसेस को कि एक रोल के अंदर बिटवीन द लाइंस क्या बात कन्वे करनी है, ये दिलीप साहब को मालूम होता था। कि आज कैसे रेलेवेंस है दिलीप साहब की, उसकी एक मिसाल आपके सामने है, शाहरुख खान। बिल्कुल, उसने किस तरह उसको फॉलो किया, उसकी लेगेसी को फॉलो किया और उसकी वेरिएशन को कई तरीकों से अप्लाई किया, और आज तक वो उसी तरीके से आ रहा है। बिल्कुल, और वो सबूत है उसकी रेलेवेंस का। ये बात ना होती तो इरफान खान इतने बड़े एक्टर थे जी, आप ये देखो कि वो भी अंडरटोन में अदाकारी कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया दिलीप कुमार को, ये कह के कि बहुत बड़े अदाकार थे, मैंने बहुत सीखा है उनसे। फिल्म दाग के अंदर जो लाइन है, पारो मेरी माँ मर गई, राजेंद्र सिंह साहब ने 3 सफ़े लिख के लाए थे उसके लिए, और उन्होंने कितनी खूबसूरती से एक लाइन में
वो सारा का सारा समा बयान कर दिया। दिलीप कुमार अपने मुताले, अपने इंटरनेशनल सिनेमा को देखने के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते थे। वो जानते थे कि एक डायलॉग में और बाकी अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए, अपने रिएक्शंस के ज़रिए सारी बात कही जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा पारो मेरी माँ मर गई, और बाकी रिएक्शन है, बाकी एक्सप्रेशन है। या क्या होता, मतलब चीख चीख के लंबे डायलॉग बोल रहे होते तो मेरे ख्याल में वो असर ही ना होता। बट जी, इतने बड़े अजीम फनकार की शान बयान करना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के भी बस में नहीं था। हमने अपने तमाम रत्नों को लाइन हाजिर करके उनके ज़रख़ेज़ ज़हनों को निचोड़कर दिलीप कुमार साहब के लिए लफ्ज़ों के मोती निकाले हैं। मुलाहिदा कीजिए, साजिंदो अच्छे इत्तेहादी होने का सबूत दो। अदाकार है पुरकशिश और हंसी, अदाकार है पुरकशिश और हंसी, कोई मगर दिलीप का सानी नहीं। अदाकार है पुरकशिश और हंसी, अदाकार है पुरकशिश और हंसी, कोई मगर दिलीप का सानी नहीं। अदाकार है पुरकशिश और हंसी। है आज तक राज तेरा फिल्म पर कि तूने की है अदाकारी जमकर। है आज तक राज तेरा फिल्म पर कि तूने की है अदाकारी जमकर। कभी देवा कभी शेखू हर किरदार दिल नशी। अदाकार है पुरकशिश और हंसी, अदाकार है पुरकशिश और हंसी, कोई मगर दिलीप का सानी नहीं। अदाकार है पुरकशिश और हंसी। मंदिरों तक पहुँचते हैं एंकर, तेरे नक्शे कदम पर ही चलकर। के मंदिरों तक पहुँचते हैं एंकर, तेरे नक्शे कदम पर ही चलकर। किंग खाओ क्या हो बिग बी सभी कहते हैं यही। अदाकार है पुरकशिश और हंसी, अदाकार है पुरकशिश और हंसी, कोई मगर दिलीप का सानी नहीं। अदाकार है पुरकशिश और हंसी, अदाकार है पुरकशिश और हंसी, अदाकार है पुरकशिश और हंसी। अदाकार हैं पुरकशिश और हंसी, कोई मगर दिलीप का सानी नहीं। आय हाय हाय हाय, कभी देवा कभी शेखू हर किरदार दिल नशी। वाह बादशाह सलामत, आज तो सही 8 लवर लगे। जी चाह रहे ताड़ी पप्पी लेना। इसके जुमला हकूक महफूज है। रोजाना आजमी, तुम रोजाना आ जाती हो
हमसे वादा करो, जब तुम्हारी कमेटी निकलेगी तो तुम हमारे साथ फिल्म बनाओगी, फिल्म बनाओगी, फिल्म बनाओगी। वो पैसे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि उससे मैंने टच वॉशिंग मशीन लेनी है। बदतमीज औरत, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है मशीन में कपड़े मत धोया करो, वरना मैले हो जाएंगे। मशीन में तो तुम्हारा मुंह भी धोती हूँ, ये ठीक नहीं होता। अभी क्या दोनों में बहस चल रही है, रोजाना आजमी और लेजेंड कुमार साहब? देखो ना भट्ट जी, ये लेजेंड कुमार न धंधा ना कारोबार, पैसे मांगता है उधार, और वो भी बार बार। अरे रोजाना आजमी, आज आपने कमाल टाइम पे एंट्री मारी है। आज हम लोग दिलीप कुमार साहब की 100th बर्थडे को सेलिब्रेट करें। हाय हाय भट्ट जी, अगर मैं दिलीप साहब के दौर में होती ना, तो उनकी पारो भी मैं होती, चंद्रमुखी भी मैं होती, और उनकी नर्स भी मैं होती। अरे आप क्या बात करिए, दिलीप कुमार साहब की हीरोइंस तो मधुबाला, कामनी कौशल और सचित्रा सेन थी। आपने अपना मुंह देखा? हाँ, सचित्रा सेन उनकी हीरोइन थी ना, इसलिए तो देवदास में एन जवानी में उनकी डेथ हो जाती है। ओह, अगर तुम दिलीप साहब की हीरोइन होती ना, तो उनके डेथ सीन जो है ना, इंटरवल में ही आ जाना था। और अगर तुम हीरो होते ना, तो तुमने इंटरवल में समोसे ही बेचने थे। मैंने तुम्हें टाइटल्स में मार देना था। क्या बात कर रहे हैं? अबे देवदास तो एक बंगाली नॉवल था जिसका मेन हीरो अपनी महबूबा के गम में, अल्कोहलिज्म में खुदकुशी कर लेता है। ये तो चित्रा सेन और वैजंती माला की दोनों की नाकस कारकर्दगी का सबूत है कि दोनों मिलकर भी देवदास को नहीं बचा सकी। अरे और आजकल ये जो किरदार है ना, दोनों सुचित्रा सेन और वैजंती माला के, वो अदा कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, वो भी मैशियत नहीं बचा सके। और बात, अगर सुचित्रा सेन और वैजंती माला की जगह मैं होती ना, तो मैं दिलीप साहब को कभी भी इस तरह की वो आदत पड़ने न देती जिससे उनकी सेहत खराब होती। वो पीते भी रहते और उनकी सेहत भी ठीक रहती। अच्छा, कैसे? क्या फॉर्मूला? सारी बीमारी की जड़ वो टाटरी वाली निमको और नाकस चिप्स थी। हाँ, ये सप्लाई करती थी ना औरत। तो आपके पास कौन सा कीमियाई फॉर्मूला था? गम पीने के बाद ना दही के साथ अमरूद लेते ना, तो जिगर को तकवीयत पहुंचती रहती और नाके पे पकड़े भी ना जाते। बड़जानी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, ये बादानोशों की जुबैदा आपा है, और ये मुफ्त बरों का अनवर मकसूद है। अच्छा भाई, मुझे बताएं, आपने ये देसी टोटके कहाँ से देखे रोजाना आजमी जी? वो तो मेरे बाबा जान जो बहुत बड़े कीमियादान थे। अच्छा। हाँ, उनके जो अपना देवदास सीनियर थे ना, KL सहगल साहब, उन्हें मैं नोशी की आदत पारो की जुदाई से नहीं पड़ी थी, वो तो मेरे बाबा की वजह से उनको पड़ी थी। वो तो मेरे बाबा के सामने आके गलपाड़ा करते थे और साथ गाते रहते थे, मैनू तो तेरी लत लग गई, गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। डॉक्टर साहब, देवदास एक बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है जो सबसे पहले KL सहगल साहब ने पोर्ट्रे किया, फिर दिलीप कुमार साहब ने किया, फिर हबीब साहब ने किया और फिर शाहरुख खान ने किया। सबसे ज्यादा इंपैक्ट अभी भी दिलीप कुमार साहब के कैरेक्टर का था। आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो बिमल रॉय की जो डायरेक्शन है देवदास की, उसमें जो उसने कहानी को लेके चला है, सिंपल सी देहाती माहौल में नॉवल को जस्टिफाई करते हुए वो चला है। जो शाहरुख खान का है, वो उन्होंने स्पेक्टिकल बहुत बड़ा कर दिया, फैंटेसाइज ज़्यादा कर दिया। लेकिन दिलीप कुमार साहब के बारे में हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि अकील रूबी उनका नाम था, मशहूर राइटर, और वो कहते थे कि जिस तरह दिलीप कुमार आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू होता है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस किरदार को देखते हुए, और हकीकत में उसने अदाकारी में जिस तरह से जान डाली है, उदासी का जो पोर्ट्रे करना है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त। बेशक बेशक, राव साहब ने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह फैंटेसाइज किया गया संजय लीला बंसारी की देवदास को, हालांकि शाहरुख खान ने भी बहुत ही हिट फिल्म दी थी, लेकिन शाह जी, दोनों कैरेक्टर्स के अंदर रियलिज्म का फैक्टर दिलीप कुमार साहब का था, और एक जो जिगर के मरीज की पेन और जो स्लो डेथ दिखाई गई है, आप उसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ठीक कहा रऊफ साहब ने कि जो नॉवल की एस्थेटिक थी जी, दिलीप साहब की फिल्म उस पर पूरा उतरती थी। जहाँ तक बंसाली की फिल्म का है, उसमें म्यूजिक डोमिनेट कर रहा है, और उसमें जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें सेट है, लिबास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको कर रहे थे। तो उसका मकसद उसके करीब बनाना नहीं था जी। उसका मतलब अपने ज़माने के हिसाब से उसको रेलेवेंट करना था, क्योंकि म्यूज़िक है, दूसरी चीज़ डांसेस हैं, बिल्कुल, फिर ड्रेसेस हैं,
फिर और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उसने इस्तेमाल की, तो इसलिए दोनों का फ़र्क बहुत वाज़ेह है। बट अगर मैं चंद्रमुखी होती ना, अच्छा, तो मैं मैनुषी पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल कर देती और बिल्कुल देवदास ने राज पे आ जाना था। अगर तुम चंद्रमुखी होती तो मैंने इसी छेड़ के चरस पे लग जाना था उसने। कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अदाकारी का हमने लिखा था, चेक तो होने भी अंगूठा ही लांदे तुसी। और दुनिया का पहला आदमी कहता हर बार अंगूठा चेंज होता। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की 100th बर्थडे और हमें ज्वाइन किया है खालिद बेग साहब ने। कैसे हो सकता है कि बेग साहब मौजूद हों और हम उनसे उनके फेवरेट दिलीप कुमार सॉन्ग ना सुने। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। सर जी, दिलीप साहब के करियर के अंदर जो मौसीकी का इम्पैक्ट रहा है उसके बारे में तो कुछ बताएं। दिलीप साहब की जितनी फिल्में आई हैं उसमें मौसीकार बदलते रहे, लेकिन मौसीकी के असालीब के साथ दिलीप साहब की कहानियाँ पूरी तरह जेल कर रही थी, जुड़ी हुई थी। इसलिए उन्हें जो सिचुएशंस मिलती थी वो बड़ी कमाल की थी। वो उस सिचुएशन को पूरे तरीके से इस्तेमाल भी करते थे, उसका फ़ायदा भी उठाते थे। जी, उनकी एक फिल्म है कोह-ए-नूर जी, उसमें उन्होंने सितार बजाना था, जिसका गाना है मधुबन में राधिका। बिल्कुल बिल्कुल। 6 माह तक उन्होंने बाकायदा सितार की मश्क की, उस्ताद रखा, उससे सीखा और उन्होंने खुद बजाया। और गाने का उनको खुद भी शौक़ था। उनकी एक फ़िल्म थी सफ़र, जिसमें उन्होंने एक गाना गाया। उसके बाद उनका जो अंदाज़ था वो तलत महमूद के साथ बहुत मिलता था। अच्छा। तो वो क्योंकि तलत महमूद बहुत कामयाब थे उस वक्त, इसलिए फिर उन्होंने अपना रुझान जो है वो तवज्जो है वो सिर्फ एक्टिंग के ऊपर रखी, गाने से हट गए, क्योंकि उसमें उनका शायबा और असर जो था वो तलत महमूद का नज़र आता था। क्या खूबसूरत बात आपने शेयर की है। वाकई दिलीप कुमार साहब ने जैसे सितार बजाई है वो आज तक हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गई है सेल्यूलाइट के ऊपर। रघु साहब, मुग़ल आज़म अगर आप कास्टिंग देखें तो दिलीप कुमार साहब स्टार बन चुके थे और उनके सामने मेगा स्टार को कास्ट किया गया, पृथ्वीराज को। तो फिर दिलीप कुमार और पृथ्वीराज दोनों में किसका पलड़ा भारी रहा? असल में दोनों की एक्टिंग का बड़ा फर्क है जी, स्टाइल का भी बहुत फर्क है। पृथ्वीराज थिएटर के एक्टर हैं और ये एक कमाल चीज़ थी कि एक लाउड एक्सप्रेशन के सामने एक धीमे एक्सप्रेशन ने उसको मात दी। तो मेरे ख्याल में दिलीप कुमार को, मैं तो बहरहाल मेरा वोट तो उसी के हक में होगा कि दिलीप कुमार बहुत शानदार तरीके पे उन्होंने किया है।
एक्टिंग के रमूज नकात से नावज, बट दिलीप साहब के खराज अकीदत की आड़ में हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। खुदा, अदाकारी का आइन हमने लिखा था, यूसुफ खान ने तो 18वीं तरमीम की थी। अदाकारी का आइन हमने लिखा था, चेक तो होने भी अंगूठा ही लांदे तुसी। और दुनिया का पहला आदमी जदा हर बारी अंगूठा चेंज होता। इसको गुस्ताख और रोजाना आदमी के नाखून खींच दिए जाएं, अंधेरे बढ़ा दिए जाएं और नाखूनों पे नेल पॉलिश करके हमें दे दिया जाए, ताकि ये जोधा भाई को लगा के उनका रक्स देख सके। इसमें बट साहब एक बात जो रऊफ साहब ने कही उसमें ये है कि दोनों बड़े एक्टर जब आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, दोनों ने मिलके उस सीन को बढ़ाया। क्या बात। सोहेल अहमद साहब, दिलीप कुमार साहब की 100वीं सालगिरह है, कैसे उनको याद करेंगे? जी बिल्कुल, दिलीप साहब का चले जाना इस जहान से एक जहान का चले जाना है, इसमें कोई शक नहीं कि वो परफॉर्मिंग आर्ट का एक जहान थे। और आप ये देखिए कि चौथी नस्ल चल रही है जो उनकी फॉलोअर है, बड़ी सकाफत में गुंदी हुई शख्सियत थे, चूंकि उसी तर्ज जिंदगी के साथ वो आखिरी उम्र तक जुड़े रहे जो उन्होंने पेशावर में गुजारी हुई थी, जो उनका बचपन था, जो उन्होंने जो जैसे अपने बुजुर्गों को देखा हुआ था, वो एक सदी के बाद भी उन्हीं रवायात को पकड़ के बैठे हुए थे। सोहेल भाई, आपका ड्रामा था काजल घर, जिसमें आपने नाबीना का किरदार अदा किया था। दिलीप कुमार साहब ने वो देखा भी था। बड़े एजाज की बात है कि उन्होंने आपका ये ड्रामा देखा और उन्होंने आपकी इस ड्रामे की तारीफ भी की थी। जरा शेयर तो करें। उस काजल घर का जो जिक्र उन्होंने किया और तारीफ की, वो बिल्कुल, अब मैं उनके जिक्र में, उनकी गुफ्तगू में, उनको याद करते हुए मैं बड़ा नहीं हो सकता, उम्र में भी बड़ा नहीं हो सकता, फन में तो खैर सोच भी नहीं सकता, उम्र में भी बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर बच्चे की ही मिसाल दूंगा। उनका वो तारीफ करना बिल्कुल ऐसी था कि एक छोटा सा 2 साल का बच्चा जो है वो अपने बाप की जूती पहन ले और उसके साथ चलने की कोशिश करे और उसे एंजॉय भी कर रहा हो, और एंजॉय करना उसे आ भी ना रहा हो कि इतनी बड़ी जूती को मैं कैसे एंजॉय करूं। तो बिल्कुल उसी तरह की हालत थी, गिर भी सकता है बच्चा और उसे देख के मुस्कुरा भी रहा है, प्यार भी उसे आ रहा है। बिल्कुल ऐसी ही हालत थी मेरी भी। जब उन्होंने ये बात की तो वो उसे संभालना या उसे महसूस करना भी मुझे नहीं आता था। सोहेल भाई, आपकी मुलाकात हुई थी दिलीप कुमार साहब के साथ पाली हिल मुंबई वाले घर में, जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से आपको पंजाबी हिंद को लहजे में कहा था, हाय एडी देर नाल क्यों आए? जी, उस मुलाकात का मैं क्या जिक्र कर सकता हूं और उसे कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। यूं कह लीजिए कि अगर एक बच्चा, एक मफलूकुल हाल बच्चा जिसके पास कोई सोर्स नहीं है स्कूल तक जाने का, उसे अगर आप एकदम यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में ले जाएंगे और वहां से उसे गुजारेंगे तो उसे क्या महसूस करेगा, क्या देखेगा, क्या समझेगा। हाँ, ये जरूर है कि उसके अंदर तालीम हासिल करने का शौक है, मगर अभी तो वो नर्सरी में भी दाखिल नहीं हुआ, तो उसे यूनिवर्सिटी क्या महसूस होगी, सिवाय इसके कि वो फटी हुई नजरों से उसे देखता रहे। तो बिल्कुल ऐसी ही हालत थी। दिलीप साहब से मुलाकात की, ताहिर सरवर मीर साहब और हमारे बड़े प्यारे गुलकार जनाब रफाकत अली खान साहब मेरे साथ थे और हम तीनों का यही हाल था। हम तो कभी सोफे पे चढ़ के बैठ रहे थे, कभी नीचे उतर रहे थे, उनके पाँव में बैठ रहे थे, कभी कुछ। तो उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा जाते ही और बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहा, ये फिक्रा जो आप फरमा रहे हैं कि इतनी देर ना लाएं। अब मुझे ये समझ नहीं आया, उसी बच्चे की तरह जो कोई यूनिवर्सिटी को महसूस नहीं कर सकता कि वो क्या है।
टाइम जौहर जी, आखिर दाग के रीमेक पर कब काम शुरू करोगे? ओहो, मैं कह दसा गंगू भाई, अमिया चक्रवर्ती ते आ जहानी हो गए और मैं हुण फिल्म दे राइट्स ह्यूमन राइट्स वालियां कोलों लैसा। तुसी एक काम करो, मेरे कपड़े ते बहु दाग ने, इन्हां तो कोई दाग पसंद कर लो। तुम्हारे दामन पर जो दाग हैं वो किसी भी सर्फ से साफ नहीं होंगे। सियाणे दी गल सुनी नहीं, थोड़े थोड़े दाग अच्छे होते हैं। दलीप कुमार साहब ते प्रोग्राम करदा तू बड़ा ओपरा लगदा है। मेरे कहने का मतलब है कि ओपरा विनफ्री लगदा है। बट का दलीप साहब पे बात करना ऐसे ही है जैसे आबिद शेर अली जोश मलियाबादी का कलाम सुनाए। आए ते ताड़ा भी दिलीप कुमार दे ते गल करना इस तरह ही है जिवें फैसल वाडा IMF दे नाल मुज़ाकरात करे। बट जी IMF नाल जेड़ा मर्जी मुज़ाकरात करे, रिजल्ट ही निकल सी। माड़े स्क्रिप्ट मेरे को इतने पे ने, हाय 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 हाय, लेकिन दिलीप पापा दुनिया तो सुधार गए, मारियां कहानियां काड़ी रह गई हैं। दिलीप पापा, दिलीप साहब ने भी पीर बधाई ला गए। अच्छा वाह, तो फिर कौन सा स्क्रिप्ट लिखा है? हाय 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 हाय, अगर दिलीप साहब होंदे ना ते इस वक्त उन्होंने मेरा मत्था चुम लेना सी। इस किस्म दा स्क्रिप्ट लिखा है मैं उन्हां वास्ते, द लेजेंड ऑफ ज्वार बाटा। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये यानी होंगे। आप देख रहे हैं सुपर। अच्छा वैसे बच्ची बन बन के ना बह, खैर नाल तुम ही इतनी पुरानी है कि दिलीप साहब दे होंदे तू चंगी भली होशो हवास च सै, वक्री गल तेरी मुलाकात नहीं हुई उन्होंने। एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हसन निसार साहब जो कि सहाफत के दिलीप कुमार हैं और ऊपर से वो वाकई ही दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन भी हैं। आइए चल के देखते हैं कि हसन निसार साहब दिलीप कुमार को कैसे याद करते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी शख्सियात होती हैं जो आपके दिल के करीब होती हैं और वो जिंदा होती हैं। मसलन मैं दिलीप साहब को कभी नहीं मिला, मेरे लिए तो वो जब जिंदा थे तब भी तो जिंदा थे ही, मेरे लिए वो आज भी जिंदा है। इंसान, बड़े लोग अपने काम में जिंदा रहते हैं। दिलीप साहब जाहिर है मेरे तो दिल में तो पहले भी, फिजिकली तो ना कभी देखा ना मिले, ख्वाहिश थी, पहले भी मेरे दिल में बसे। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी यंगर जनरेशन को इन लोगों का अंदाजा नहीं। मैंने अपने बच्चों को अपने साथ दाएं बाएं लिटा के, पुरानी बात कर रहा हूं, तो माशाल्लाह वो जवान हो गए, हमको दिलीप साहब की मूवीज दिखाई, बताया कि ये कंटिन्यूटी, ये रिश्ता है, इस सिनेमा का जो की दुनिया है उसमें ये इनको जाने बगैर, इनको पहचाने बगैर, इनसे मोहब्बत, इनका एहतराम किए बगैर तुम्हारी ये साइड अधूरी रहेगी। बच्चों को इस तरह सिखाएं। हमारा थैंक यू वेरी मच। 50s के अंदर मार्लन ब्रांडो आए। इनफैक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिनेमा के ओरिजिनल मेथड एक्टर दिलीप कुमार साहब हुए। दिलीप साहब का वो जो स्कूल है शुरू का, वो यही है और उन्होंने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। और उस वक्त देखने वालों की भी तवक्को ये थी कि उनको थिएटर का फ्लेवर भी दिया जाए और उनको एक नए मीडियम के अंदर भी लाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरत थी जिसे दिलीप साहब ने पूरा किया। राव साहब जी, बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है शायद मार्लन ब्रांडो की पहली फिल्म स्ट्रीट का नेम डिज़ायर थी विवियन ली के साथ। जी। विवियन ली बड़ी इस्टेब्लिश अदाकारा थी और मार्लन ब्रांडो उसमें नए हैं, तो बड़ा कमाल। आपने जैसे मतलब वो मेथड एक्टिंग की बात की है, उन्होंने भी वहाँ से शुरू किया। जैसे हमारी यहाँ की ज़रूरत थी, उनकी भी रिवायत वहाँ पे ये थी। वहाँ पे एक्टर जितने भी उस तरह के थे, उससे पहले जितनी फिल्में आ रही हैं वो उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसको परफेक्ट मेथड आर्ट एक्टिंग को मार्लन ब्रांडो ने किया। जी बिल्कुल। और उसको बहुत लेके चले, फिर वो आ गए। यार बट पापा अपनी ते गल्लां होंदियां रेसेंट, जेड़ी मैं लिख बैठा लेजेंड ऑफ ज्वार बाटा, उसना क्या करना, हुण केड़े बंदे की लैसा मैं? यार आप बिलाल अशारी की कॉपी कर रहे हैं। ते एदे च केड़ी वड्डी गल है, बिलाल अशारी ने भी तो यूनुस मलिक ने कॉपी की थी है ना। और नाले बट पापा तू देखे मम्मी डैडी बर्गर बच्चा बिलाल अशारी, और तू यूनुस मलिक की नहीं तकिया, उन्हें तो जून जुलाई च भी मोटा स्वेटर पाया हुंदा सी। वो तो स्पीकर ते कहना सी घोड़े वाले अगे आ जाओ तो हीरो थोड़ा पीछे चले जाओ। अगर तुसा की इतराज है ना इस फिल्म दे स्क्रैपट ने पर, ते मैं दूआ स्क्रिप्ट उन्हां दे अगे रखना सी भला केड़ा मधुमती दा खड़ाक। ओए चल कन फट, इतनी क्लासिक फिल्म है यार, क्या करे उसके साथ? ते मेरे को केड़ा आइडियाज मुक गए ने, नवा ले लो, गंगा जमुना ते जीरा ब्लेड। चल निकल गया। और ये देखिए ना फिर मधुनिता चौधरी पाई।
बट जी साहिब की तो हम भी बहुत बड़े परस्तार हैं। कामनी कौशल, मधुबाला, नरगिस, वहीदा रहमान, ये हमारी सौतन हीरोइन है। ये सौतन हीरोइन क्या होता है? हाँ बट जी, अगर हम साहिब के दौर में होते तो ये गंगूबाई देविका रानी होती, दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार की मेंटोर कहलाई। अच्छा वैसे बच्ची बन बन के ना बह खैर नल तुम ही इतनी पुरानी है कि दिलीप साहब दे होंदे तू चंगी भली होशो हवास च सै वक्री गल तेरी मुलाकात नहीं हुई उन्होंने। शट अप गरम जा है जे उन्हां दी वाकफ हुंदी ना ते उन्होंने भी ना दिलीप साहब ने इत्थे छदरे कराए थे रहना सी। फिर मेजर साहब फिल्म सौदागर के अंदर दिलीप साहब और राजकुमार को आमने सामने लेके आया गया। उस टाइम पर तो दोनों वेटरन एक्टर्स बन चुके थे, लेकिन अगर इन दोनों को जवानी में एक दूसरे के सामने लेके आते तो क्या होता? जवानी में ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। फिल्म का नाम था पैगाम। जी जी बिल्कुल जी। तो पैगाम में दिलीप साहब उनसे बहुत ऊपर थे। उसमें भी जिस तरह आप जिस भी फिल्म में देखें, जिस तरह सुपरस्टार्स उनके साथ आए हैं चंद एक फिल्मों में, लाइक शक्ति में देखिए, बिल्कुल पंजाबी विच मैं कहने लगा उन्होंने खा जाते ने दिलीप साहब सामने हुए बंदा, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले। ठीक है, अभी राउत साहब ने जिक्र किया था मुग़ल आज़म का, पृथ्वीराज का, और मैंने उसका जिक्र भी किया आपको कि पृथ्वीराज जैसे इतने बड़े मेगा स्टार के सामने उन्होंने जब परफॉर्म किया कि वो मजबूर हो गया उनका माथा छूने के लिए। क्या बात, क्या तो इसलिए उनके सामने किसी का कोई कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। ही इज अबव ऑल। बट जानी जी, तुम यहाँ भी डंडी मार गए। हम जानते हैं यूसुफ खान साहब बहुत महान कलाकार थे। बेशक, वो बहुत अच्छी डायलेक्ट डिलीवरी थी उनकी, बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन सौदागर में हमने उन्हें टफ टाइम दिया था जानी। हम जानते हैं यूसुफ खान साहब का जो है ना डायलेक्ट डिलीवरी और एक्सप्रेशन बहुत मजबूत थे, बेशक, लेकिन आवाज में मर्दाना वजहत और खनक हमारा था, हमारा था, हमारा था। अपने फेफड़ियां का भी इलाज करवा। हमारा था मैं लगता जान देने लगा। एजेंट कुमार साहब, एक्टिंग के अंदर एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये तो हर जगह एक तरह बोली जाते हैं, इंटरव्यू जी उस तरह बोलता, फिल्म जी उस तरह बोलता, मरीज की खबर लेने गया जानी तुम्हें ये मना है, ये अंगूर हमें दे दो। मेजर साहब, सुपर ओवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ताहिर सरवर मीर साहब ने एक दफा जब दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा कि आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड अमिताभ बच्चन साहब को मिला, दिलीप कुमार साहब को क्यों नहीं मिला? तो दिलीप कुमार साहब ने कहा यह अवार्ड उनको मुबारक हो, मुझे खुदा ने और भी बहुत कुछ नवाजा है। मेजर साहब, दिलीप साहब के होते हुए ये अवार्ड अमिताभ बच्चन का बनता था? देखें, अवार्ड है मिलेनियम का जी, उसमें चंद एक साल का ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और आप ये देखिए 44 से लेके 78 साल तक उस पर हुकूमत करना एक मामूली बात नहीं है। क्या बात? इसमें हर सूरत में आपको वाज़े तौर पे तासुब की बू नजर आती है। मेरे बड़ी अमिताभ बच्चन भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा, लेकिन अवार्ड तो दिलीप साहब का ही बनता था ना। दिलीप कुमार साहब ने निशान इम्तियाज एक्सेप्ट किया और उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। कहा जा सकता है कि दिलीप कुमार साहब ने सेक्रीफाइस की पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है कि यूसुफ साहब ने, दिलीप कुमार साहब ने पाकिस्तान के एजाज़ को बहुत एहतराम दिया और बहुत इज़्ज़त दी, और उनके दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत थी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनका मुकाम पहचाना और उसके मुताबिक उनको जो एजाज़ बख्शा। कामरान लशारी साहब, जो कि सारी जवानी दिलीप कुमार साहब का हेयर स्टाइल, उनके हेयर डू, उनका सब कुछ कॉपी करते रहे, अब तो वो सीनियर जवान हो गए हैं। आइए चल के देखते हैं कि वो दिलीप कुमार साहब का डेमो कैसे पेश करते हैं। दिलीप कुमार की जब फिल्में अरूज पर थीं तो मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था, लेकिन पढ़ाई की बजाय ज़्यादा तवज्जो जो थी वो उसकी फ़िल्मों पे थी, उनकी उसके फिल्माए हुए गानों पर थी, और मुझे भी उससे इश्क करने का अंदाज़, उसके डायलॉग वो सीखने का बड़ा शौक़ हुआ। किसी से मैंने भी दिल लगाया, लेकिन उसने मुझे कहा तुम मुझे दिलीप कुमार की तस्वीरें जो हैं वो ला कर दो। मैं साइकिल पर बैठा अपनी पॉकेट मनी लेकर, तो हॉल रोड पर वहाँ
मैक्लोड रोड पर वो ज़मीन पर हीरोज़ की तस्वीरें होती थी, वो चुन चुन कर दलीप कुमार की तस्वीरें वो मैं उस को भेजता था जिसको मैं पसंद करता था, लेकिन वो दलीप कुमार को करती थी। सो मैं भी एक ट्रेजेडी हीरो ही बनकर रह गया। और मुझे सबसे ज़्यादा उनकी उर्दू जो है उसका तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदायगी, उसका अतराव चढ़ाव और उसका निखार, जितनी अच्छी उर्दू उन्होंने बोली है और जिस अंदाज से बोली है, वो फिर बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है। खालिद नौशाद, आज सुपर ओवर को वाकई सुपर बनाया है हमारे मेहमानों ने। आखिर में मैं खालिद बेग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब पे कोई पिक्चराइज हुआ खूबसूरत सा गाना तो एक दफा हो जाए। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। तेरी नज़र की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही हो, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में छुपाए रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। तेरी नज़र की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार।